नमस्कार बच्चों। आज हम कल जो हमने पढ़ा था पाठ हमारे अतीत कक्षा 7 हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल कल हमने करी थी। उम्मीद करते हैं कि उनमें से मुख्य बातें आपको आज भी याद होगी। और 1000 साल का जो समय है वो बहुत बड़ा होता है। इतने सालों का जो अध्ययन जो इतिहासकार करते हैं और वो जो इतिहासकार इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं वो अपनी जानकारी कहाँ कहाँ से लाते होंगे। जिस तरीके से मनुष्य अपने जीवन को पूरा करने के लिए, जीवन जीने के लिए बहुत सारी चीज़ों को जोड़ता है, घर भी बनाने के लिए हम बहुत सारी चीज़ों को जोड़ते हैं, इसी तरीके से इतिहासकार हमारे जिन्होंने अध्ययन किया इतिहास का और अपनी पुस्तकों में लिखा, तो उन्होंने किस तरीके से इतिहास को इकट्ठा किया, जहाँ जहाँ से जानकारी उन्होंने ली, तो उसी जानकारी को हम कह सकते हैं कि इतिहासकार और उनके स्रोत। तो इतिहासकार जो इतिहास का अध्ययन करता है उसको इतिहासकार कहते हैं। और जो स्रोत है, स्रोत मतलब जो जानकारी किस किस क्षेत्र से आई, कहाँ से ली, कैसी कैसी जानकारी ली, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी उन्होंने जानकारी लेके और इतिहास का अध्ययन करके और पूरी पिक्चर, पूरी चीज़ बना के हमारे सामने प्रस्तुत की। तो हम आज उसी को चित्र 1 और चित्र 2 की जो आपकी पुस्तक में है उनको भी अगर आप ध्यान से देखेंगे, इनके साथ साथ पहले उनसे हम देखते हैं कि इतिहासकार जो अध्ययन करते हैं वो अपनी जानकारी कहाँ से लेके आते हैं। तो मुख्य रूप से जब आप पढ़ोगे तो इसमें पिछली कक्षा में भी हमने गुप्त वंश के बारे में पढ़ा था और गुप्त काल के जो राजा थे उनके जो कार्य थे, उनके राज्य में जितनी भी चीज़ें थी उनका अध्ययन किया था। और गुप्त काल को हम एक श्रवण काल भी मानते थे। तो इसमें इस बार लगभग 1000 सालों में जो इतिहासकार के जो मुख्य स्रोत रहे हैं, तो उसमें एक जो पहला ही अध्ययन हम आता है भी कहाँ से जानकारी मिलती है। सिक्के। सिक्के जैसे बच्चे आपको पता है, सिक्के तो आपको सभी को पता है और आपने सिक्के देखे भी हैं। जो ये सिक्के हैं, ये जो सिक्के हैं जो आज हम अपने चीज़ें लाने के लिए, सामान खरीदने के लिए, छोटे पैसों के लिए खर्च करते हैं सिक्के, ये सिक्के तो आपके पास होते हैं। लेकिन ये सिक्के ये तो आधुनिक सिक्के हैं। अगर पुराने सिक्कों की बात करें तो हर एक राज्य जो राजा था वो अपने राज्य में अपने नाम से सिक्के चलाता था। और वो सिक्के धातु के भी होते थे, सोने के, चांदी के, अलग अलग प्रकार के। उनके ऊपर तारीखें लिखी होती थी, राजा का नाम लिखा होता था, कुछ चिन्ह होते थे और कुछ चित्र भी होते थे। भाई मतलब बहादुरी के चित्र थे या किसी राजा का चित्र था या किसी हथियार का था। तो इस प्रकार से उनका डिजाइन भी होता था बनाने का। तो चित्र जो सिक्के हैं, जो सिक्के इतिहासकारों ने अलग अलग जगह से इकट्ठे करे और उनका अध्ययन किया। तो अध्ययन करने के बारे में बाद उनको पता लगा कि ये उस राजा की जो इतिहास की उस समय की जो विशेषताएं हैं वे किस तरीके से लोग सिक्कों का प्रयोग करते थे, तो कौन कौन सी चीज़ों का उस समय इस्तेमाल होता था। सिक्कों से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। लेन देन का काम है और सामान खरीदने का, बेचने का जो वस्तु विनिमय प्रणाली है और दूसरी चीज़ें हैं उसके बारे में भी हमें इन सिक्कों से इतिहासकारों को पता लगा। तो अपनी जानकारी उन्होंने सिक्कों से प्राप्त करी और बहुत सारे सिक्के उनके पास इकट्ठे होते रहे और उन सिक्कों का अध्ययन वो करते रहे। दूसरी बात हम देखते हैं, इसमें पढ़ेंगे शिलालेख। शिलालेख भी जब हम पिछले साल अपने विद्यालय का जो टूर लेके गए थे तो हमने देखा, कुरुक्षेत्र में भी हम गए, दूसरी जगह पे भी हम गए, चंडीगढ़ गए, तो बहुत सी पुरानी इमारतें, पुरानी बिल्डिंग वो देखी हमने। और वहाँ पे जो शिलालेख, जो पत्थरों के चीज़ें थी, पत्थरों की मूर्तियाँ थी, पत्थरों के दरवाजे थे, खिड़कियाँ थी, इस प्रकार के जो चित्र बनाए थे पत्थरों से, उनके ऊपर कुछ गोदा हुआ था और उनके ऊपर लिखा हुआ था
खोद के या कुछ चित्रों के अक्षरों के हिसाब से, तो उनका भी अध्ययन इतिहासकार करते हैं। जितने भी राजा राज्य या शासक रहे हैं, उन्होंने अपने अपने राज्य में बड़े बड़े इमारतें बनाई, बड़े बड़े मंदिर या दूसरी बिल्डिंग बनाई, भवन बनाए, किले बनाए। तो उसमें शिलालेख एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है इतिहासकार के लिए। उनका अध्ययन वो करते हैं, वहां से पता लगता है किस राजा का नाम लिखा हुआ, कौन सी तारीख लिखी गई है, कौन सी जगह के बारे में लिखा गया है, और उसके राज्य के बारे में और प्रशासन के बारे में, लोगों के बारे में जो बातें उस पे शिलालेखों पे इतिहासकारों को मिली है। तो उससे भी इतिहासकार को जानकारी इकट्ठा करी है तो इतिहास का पता लगता है। तो ये भी महत्वपूर्ण स्रोत है हमारा। तीसरा, भवन भी शिलालेखों के साथ साथ जितने भवन हैं, भवन कला, स्थापत्य कला, भवन बनाने का डिजाइन, बड़ी बड़ी इमारतें, किले, मंदिर, गुंबद, ये सारी चीजें आप देखो, आपको पता लगेगा कि भवन निर्माण कला, वास्तुकला जिसको हम कहते हैं, तो उसकी भी जानकारी इतिहासकारों ने ली। भवन बनाने की जो टेक्निक है, इतिहासकार ये पता लगाते हैं भी उस समय भी इस प्रकार के मतलब मिस्त्री थे, मजदूर थे, या ऐसे जानकार थे जो बड़ी बड़ी इमारतें बनाते थे जिसमें ज़्यादा मटेरियल भी नहीं लगता था, और पुरानी चीज़ों से, उन्हीं चीज़ों से, उस समय की जो प्रचलित चीज़ें थी उन्हीं से वो बिल्डिंगों का निर्माण करते थे। और वो इमारतें आज भी हमारे बीच में खड़ी है हजारों सालों से, और जो ऐसी की ऐसी खड़ी है। तो किस टेक्नोलॉजी, कैसी तकनीक, कितनी जानकारी उनकी रही होगी, तो उसका भी हमें भवनों से पता लगता है, जो आज इतिहास के पक्के सबूत है। तीसरा, जो मुख्य सामग्री हमारी मिलती है इतिहासकारों को, वो लिखित सामग्री होती है। अब लिखित सामग्री में हम बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती है। इनका हम यहाँ पे बता सकते हैं, जैसे धर्म ग्रंथ है, हर एक धर्म ने अपनी अपनी पुस्तकें या इस प्रकार के ग्रंथ लिखे हैं जिनको वो मानते हैं। शासकों के वृत्तांत है, जो राजा हुए उन्होंने अपनी कहानियाँ, अपनी कविताएं, अपने वृत्तांत, अपनी जो युद्धों की घटनाएं, अपनी सारी जानकारी उसमें लिखी है और लिखवाई गई है। संतों के लेख है, उपदेश है, वो भी कहीं न कहीं लिखित में मिले हैं। और अदालतों के दस्तावेज है, जो राजा के दरबार में झगड़े होते थे या अदालतें होती थी जो उनका निपटारा करती थी, उनके भी दस्तावेज हमें मिलते हैं। और महत्वपूर्ण रूप से पांडुलिपियों के बारे में हम जिक्र करते हैं। पांडुलिपियाँ, पिछली बार भी उसकी जानकारी ली थी भी, पांडुलिपियाँ पुरानी जो हाथ से लिखी हुई पुस्तक होती है। और पुस्तक के बारे में अगर हम पता करें भी, उस समय तो कागज वगैरह तो होता ही नहीं था, तो हाथ से वो कहाँ लिखते थे। कहीं न कहीं ऐसी चीज़ें थी जो मतलब जिनके ऊपर हाथ से लिखा जाता था। पेड़ों के छाल है, पत्ते हैं, दूसरी चीज़ें हैं, या कपड़ा है, उन चीज़ों पे हाथ से लिखा जाता था। और उसके बाद कागज़ का भी खोज हुई, तो कागज़ पे भी हाथ से लिखी गई चीज़ें, क्योंकि हाथ से इसलिए लिखते, कोई मशीन नहीं थी टाइप करने के या छापा खाने का उस समय, मतलब इस प्रकार से खोज नहीं हुई थी। तो पांडुलिपियाँ भी हमारे महत्वपूर्ण स्रोत है। और हिसाब किताब की जो खाता बही है, दूसरी चीज़ें हैं, उनसे भी हमें काफ़ी जानकारी मिलती है। तो लिखित दस्तावेज इतने हैं इतिहास के लिए, जिनको हम कई बार तो हमारे इतिहासकार ये भी समझ नहीं पाते कि असली कौन सा है और नकली कौन सा है। तो उनका अध्ययन करना बड़ा महत्वपूर्ण होता है, सही चीज़ों की जानकारी, क्योंकि उनके साथ और उस दूसरी चीज़ों से हम मिलान करते हैं, तब जाके हमें पता चलता है कि इतिहासकार और जो शिलालेख है, जो भवन है और सिक्के हैं, उनसे वो मेल खाते हैं उन चीज़ों का। तो असली तरीके से हम इसको, और ये जो लिखित दस्तावेज है, ये बड़े महत्वपूर्ण है। आपको पता है भाई कितने दिन तक ये लिखित दस्तावेज जिंदा रहते हैं, इसको संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है। और हम देखते हैं इस पाठ में, तो इन सभी दस्तावेजों को संभाल के रखने के लिए अभिलेखागार बनाए गए, हम इस पुस्तक में देख पा रहे हैं। अब चित्र में भी आप अगर इस चित्र को देखें, जो पेज नंबर 5 पे हैं, पुस्तक के जो पेज नंबर 5 पे हैं, एक व्यक्ति वो एक पुरानी किताब से दूसरी किताब में हाथ से कुछ लिख रहा है। तो वो कहते हैं कि कुछ जो पांडुलिपियाँ हैं, जो पुरानी चीज़ें हैं, वो लिखी लिखी खराब हो गई, फिर उसकी नकल करते हैं, कॉपी करते हैं, हाथ से दूसरी कॉपी करते हैं, नकल उसको देख के। तो उसमें कुछ न कुछ शब्दों की या किसी वाक्यों की गलतियां हो जाती है,
या कुछ वाक्य गलत पढ़े जाते हैं तो गलत विवरण हो सकता है, तो उसका असली हम पता भी नहीं कर सकते, तो फिर भी हम उसके अंदाजा लगाते हैं। तो इन सभी लिखित दस्तावेजों को हम इकट्ठा रखते हैं, तो उसको हम अभिलेखागार कहते हैं, जहाँ पे जैसे बड़े बड़े पुस्तकालय है या इस प्रकार की बिल्डिंग है, भवन है, जहाँ पे इन सारी चीजों को संभाल के रखा जाता है। अभिलेखागार में लिखित सामग्री तो होती है, इसके अलावा सिक्के या दूसरी इतिहास के अन्य जो स्रोत है उन चीजों को भी संभाल के रखा जाता है। हरियाणा के एक अभिलेखागार की जानकारी दी गई है। राज्य सरकारें, केंद्र सरकार, आज हमारे देश में भी आधुनिक अभिलेखागार हैं, दिल्ली में है और हरियाणा का भी अभिलेखागार है। तो इन चीज़ों को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अभिलेखागार क्या है। अगर हम छापे खाने की बात करें, उस समय छापे खाने का आविष्कार नहीं हुआ था, सारी चीज़ें हाथ से लिखी जाती थी। तो इसके बाद कागज़ की बात करें, कागज़ का भी इसमें जिक्र है पिछले पेज नंबर 4 पे। फिर कागज़ कई बार तो महंगा होता था, कई बार सस्ता होता था, कई बार उपलब्ध ही नहीं होता था, और कागज़ भी अलग प्रकार का था। जब धीरे धीरे जैसे कागज़ की खोज हुई तो कागज़ भी एक दुर्लभ वस्तु थी उस समय। फिर प्रतिलिपि जो शब्दावली है, प्रतिलिपि जैसे चित्र में देखा गया है कि ये जो बुजुर्ग एक व्यक्ति हाथ से अपनी एक किताब से दूसरी किताब में कुछ लिख रहा है तो उसकी कॉपी कर रहा है, नकल कर रहा है, तो नकल को प्रतिलिपि कहते थे। बोले एक चीज की दूसरी कॉपी लिखी हुई नकल करके उसको हम प्रतिलिपि कहते हैं। नकल और प्रतिलिपि लगभग दोनों चीजें एक दूसरे के लिए प्रयोग करते हैं। जियाउद्दीन बर्नी का वृत्तांत 1356 में इसमें बताया गया, उसका जिक्र आया है, उसको पढ़ेंगे। और जियाउद्दीन बर्नी ने उसकी जो लिखावट है इसके बारे में आप पढ़ पा रहे हो इस पेज नंबर 6 पे। जो कौन सी भाषा में, अरबी, फारसी, इस प्रकार की भाषा में उसने अपने जो इसमें विवरण हमें मिलता है इतिहास के शब्दों का, वाक्यों का, और इनकी पड़ताल करके इतिहासकार ने अपनी जानकारी इकट्ठा करी और सभी चीज़ों के बारे में हमारे तक ये जानकारी पहुंचाई। तो इन दिनों जो जियाउद्दीन बर्नी के बारे में बताया गया कि 1356 में जो उसने अपनी कथा लिखी और उसको फिर बाद में पता चला कि वो गुम होगी, फिर उसने दोबारा लिखी। तो असली कौन सी है और नकली कौन सी है, इसका भी असमंजस की स्थिति है, उसका एक उदाहरण देके बताया गया है। तो इतिहासकार इन सारे स्रोतों से, इनके अलावा और भी जानकारी थी, हमारी जो भाषाएं थी, सामाजिक रीति रिवाज थे, परंपराएं थी, बहुत सारी चीज़ें थी जो इतिहासकारों के अध्ययन का केंद्र रही, और उन्होंने इन सारी चीज़ों को मिला के भारत के या दुनिया के इतिहास का जो मतलब प्रस्तुति करी है, इकट्ठा करके इतिहास लिखा है, वो एक बहुत काबिल तारीफ है, बहुत महत्वपूर्ण कार्य है इतिहास का अध्ययन करके और उनको इतिहास को लिखना और अपनी समझ के अनुसार। तो आज का जो इस पाठ का जो दूसरा हमारा जो पीरियड है, इसमें हम इन्हीं चीज़ों की जानकारी लेंगे। चित्र 1 और चित्र 2 को आप देखेंगे, उसके बारे में, भाषा के बारे में भी लिखा गया है और 1 नंबर चित्र में भी कुछ बातें लिखी गई है, और इसके साथ जो प्रश्न भी उठाए गए हैं उन प्रश्नों का भी उत्तर आप इस पाठ के इस हिस्से को पढ़ के आप अच्छी तरीके से समझ के आप देंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो इतिहास की जो घटनाएं हैं, इतिहास की जो जानकारी है, उसके लिए आज हमने जो उसके स्रोत है, इतिहासकारों ने किस तरीके से जानकारी इकट्ठा करी और कैसे इतिहास लिखा, उसके बारे में हमने आज पढ़ा है। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये समझ भी आया होगा। समझ तो आपको तब और अच्छी तरीके से आएगा जब इस पाठ को, पाठ्य पुस्तक को आप बार बार पढ़ोगे, बार बार शब्दों को ध्यान दोगे, और जो अलग अलग वृत्तांत दिए गए हैं इन पे भी आप ध्यान दोगे, इनको पढ़ोगे, अपनी समझ पैदा करोगे। तो मैं समझता हूँ कि आप इतिहास के एक अच्छे छात्र बनोगे, अच्छे नागरिक बनोगे। धन्यवाद।